गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोगों ने किया है। इससे पहले आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए आप सभी को पता है कि आपके ITI के जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके जो 2018 में एडमिटेड हैं, उनके बैक का एग्ज़ाम होना है फर्स्ट ईयर का। 2019 में भी जो बच्चे एडमिटेड हैं, उनका भी बैक का पेपर होना है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आप सभी को पता है कि आपके लिए जो भारत स्किल की साइट है, उस पर आपके क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोग की हो जाए एग्ज़ाम से पहले, इसलिए ये वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। बस इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, और आप लोग इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक से आपका है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन है। अब बड़ा कर देते हैं। देखिए, आपको पता है कि जितने भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका चेतावनी चिन्ह होते हैं। चेतावनी चिन्ह आपको क्या बताते हैं कि जैसे मतलब कोई भी चीज़ है, मान लीजिए जैसे कि कहीं पे कोई डेंजरस एरिया है, जहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, या जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, या जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, तो वहाँ पे आपको चेतावनी चिन्ह दिया जाता है कि भाई जो है आप यहाँ पर ना जाएं, या फिर आप यहाँ पर जो है यहाँ पे मतलब कि धूम्रपान ना करें, है ना। हालांकि धूम्रपान तो निषेधात्मक चिन्ह में आता है, लेकिन चेतावनी चिन्ह जो होता है वो आपको पता है कि आपको वार्निंग देता है कि भाई इस इलाके में ये खतरा है, तो वहाँ पर हम प्रवेश करने से पहले हम अलर्ट रहें। आवश्यक चिन्ह क्या होते हैं? आवश्यक चिन्ह ये होते हैं कि जैसे आपको ये करना ही ज़रूरी है ना, जिसको हम अनिवार्य चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, गॉगल पहनना ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो जैसे आपको रबड़ मैट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चिन्ह मतलब होते हैं वो आवश्यक चिन्ह में आते हैं। निषेधक चिन्ह क्या होते हैं कि आपको बताते हैं कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे अग्नि नहीं जलाना है। ठीक, वो निषेधक चिन्ह होते हैं। सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं कि आपको कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है ये सुरक्षा चिन्ह है। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये फर्स्ट एड बोल लीजिए, या फिर जैसे कि ये आपका जो हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, जहाँ पर भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको ये चिन्ह बना होता है, ताकि आप समझ जाएं कि ये हमें जो है हमारे लिए किसी मेडिकल पर्पज़ से, अगर हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, हॉस्पिटल है चाहे एम्बुलेंस है, सब पे आपको ये प्लस चिन्ह मिलेगा। तो ये आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये सुरक्षा चिन्ह का नाम है आपका, ये आपको सूचना दे रहा है, तो ये सूचनात्मक चिन्ह हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज, हिंदी में ही भी लेते हैं, अग्नि का शमन क्या है? कहीं भी आग लगता है, मान लीजिए, ठीक है, कहीं भी आग लग जाती है, आपको पता है कि जो फायर होता है, अग्नि, ठीक है, आपका उसमें फ्यूल होता है, ठीक है, प्लस हीट होता है, प्लस आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब एयर जिसको बोलते हैं हवा। अग्नि को जलने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले तो क्या है, फ्यूल मतलब ईंधन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हीट का होना बहुत ज़रूरी है, ताप जिसको बोलते हैं आप, है ना, और हवा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी अग्नि बनाती हैं, जिसको हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे, हालांकि अभी हमने बहुत ही
बेसिक से आपकी क्लासेस नहीं ली हैं, कुछ टॉपिक्स लिए हैं, लेकिन अभी चूँकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फायर ट्रायंगल होता है, ठीक है। वो क्या बताता है, जैसे आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं, अग्नि का त्रिभुज है जैसे। क्यों? क्योंकि 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका क्या है, ईंधन है जिसको हम फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। फिर उष्मा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और फिर आपका ऑक्सीजन है, एयर है, हवा है ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको क्या बनाती हैं, आग बनाती हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको और भी क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, है ना। इससे जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, उससे आपको और भी क्वेश्चंस के आइडिया हो जाएंगे। मतलब कोई जो नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आपसे अलग पूछा जा सकता है। तो अग्नि का संबंध, अग्नि बुझाने के लिए आपको क्या चाहिए, अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं, उससे अग्नि बुझेगा नहीं, ठीक है। अग्नि से ईंधन अलग करना, हाँ ये भी हो सकता है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ हम क्या करते हैं, सबसे जो अच्छा तरीका होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दें, ठीक है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है आपका, ठीक है। ठीक, अग्निशमन के लिए वाटर भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर कम करने के लिए, ठीक है। और हम ईंधन भी हटा सकते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें क्या है, उतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा क्या होता है, इन सभी का यूज़ जो हम करते हैं, जैसे वाटर है ना, ये सभी क्या होती है, फाइनली करती क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को काट देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया या कोई फोम डाल दिया, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा फायर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हवा बहुत ज़रूरी है ना आग के लिए, तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। आंसर डी होगा। तो आप इसमें क्या बोलोगे, आइसोलेशन द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना, ठीक है। अब बोला भौतिक हानि क्या है, विच इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि, ठीक है। भौतिक हानि जैसे धूम्रपान तो हमें भौतिक हानि में नहीं आएगा, ठीक है। वाइब्रेशन से हमारा क्या हो सकता है, कंपन अगर होगा हमारे मशीनरी में, ठीक है, वाइब्रेशन होगा तो क्या होंगे हमारे जो है, कंपन से हमारे जो भी नट बोल्ट्स जिससे हमारा मशीनरी टाइट है फाउंडेशन पर, वो ढीले हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो भी हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किया, जैसे मान लीजिए मोटर ही है, ठीक है, तो वो ब्रेक हो सकता है ना, टूट सकता है, उखड़ के अलग हो सकता है फाउंडेशन से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, फिजिकल हजार्ड के लिए हमारा वाइब्रेशन सही होगा, ठीक है। वाइब्रेशन जो होता है वो एक प्रकार का हमारा भौतिक हानि हमें पहुंचाता है हमारे मशीनरीज को, ठीक है, उस एस्पेक्ट में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अग्निरोधक, अग्निशमन आप जानते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम फायर देख लें, फायर की बात करें, अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे क्लास ए अग्नि होती है, ठीक है, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है, क्लास डी होती है। होती तो क्लास आगे बहुत सारे क्लास होते हैं, के भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें 4 मुख्यतः हम अग्नि के प्रकार पढ़ते हैं। क्लास ए कौन कौन सा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। तो मोटा मोटी हम देख लें, क्लास ए हमारा जो होता है वो क्या होता है, जो भी सॉलिड वस्तु में जो भी आग लगती है, सॉलिड मतलब ठोस वस्तु में, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी में उत्पन्न आग हो गया, पेपर में उत्पन्न आग हो गया, ठीक है, जो भी ठोस वस्तु में लगता है। क्लास बी हमारा क्या होता है, जो भी लिक्विड मतलब जो भी द्रव में लगता है, ठीक है, द्रव में जैसे तेल हो गया, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, तो लिक्विड के लिए। तो पहला क्लास है सॉलिड में हो गया, ठोस वस्तु में जो आग लगती है उसे हम क्लास में बांटते हैं। द्रव वस्तु में जो आग लगती है उसको हम क्लास बी में बांटते हैं। उसके बाद हमारा क्लास सी क्या होता है, हमारा जो गैसीय है, गैस में जो आग लगती है, जो गैस हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए आप गैस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप अपने घरों में देखते हैं यूज़ करते हैं ना, खाना पकाने के लिए जो आपका सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, जो कि जिसमें ब्यूटेन, मेथेन सभी मिला होता है ना, तो इस प्रकार की गैसेस में भी आग लग जाती है ना। क्लास डी हमारा जो हो गया वो विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो आग लगती है, वो स्पेशल प्रकार का केबल में लग गया, ट्रांसफार्मर में लग गया, मोटर में लग गया, जो
वाइंडिंग्स में आग लग गया, जितने भी विद्युत उपकरण है उसमें अगर आग लग जाए तो उसे हम क्लास डी। तो 4 प्रकार से हम बांटते हैं। इसी प्रकार इन्हीं अग्नि के प्रकार पर आग को बुझाने के लिए ये जो हमने फायर का प्रकार पढ़े, अग्नि के जो प्रकार पढ़े, उसी प्रकार से अग्निशमन भी यूज़ होता है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, कौन कौन सा अग्निशमन हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए क्लास ए में आग लगी है, ठोस वस्तुओं में आग लग गई है, तो आप कौन सा अग्निशमन यूज़ करोगे, कौन सा अग्निशमक उपयोग करोगे। आप क्या करोगे, जल की फुहार वाला जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, अग्निशमक यूज़ करोगे। उसमें क्या रहेगा, उस सिलेंडर में, फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर में क्या भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। पानी का छिड़काव करोगे आप प्रेशर से, ठीक है, तो वो आग बुझ जाएगी। जैसे क्लास बी है लिक्विड, यानी अगर मान लीजिए तेल में लग गया है, डीजल में लग गया है आग, तो आप क्लास बी के लिए क्या करोगे भाई, आप उसमें पानी नहीं डालोगे। आपको पता है पानी डालने से वो आग और बढ़ सकती। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जैसे कि फोम डाल दिया आपने, फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसमें रेत डाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से आग बुझा सकते हैं। क्लास सी जो गैसेस में लगी हुई है, इसमें भी आप जो है फोम का उपयोग कर सकते हैं, है ना। फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास डी जो है, क्लास डी प्रकार के आग को बुझाने के लिए जो विद्युत उपकरणों में आग लगती है, वहाँ पे आप पानी भी नहीं डाल सकते, फोम भी नहीं डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका आता है फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आता है। वहाँ पर आप इसका उपयोग करके अग्नि को बुझाते हो। तो क्लास डी के लिए स्पेशली आप याद रखोगे CCl4। देखिए CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है वो सब में यूज हो सकता है। ठीक है, सब प्रकार के आगों को बुझाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर भी लगभग सभी प्रकार की आगों को बुझाने में उपयोग हो सकता है। लेकिन आप पानी वाला जो है फायर एक्सटिंग्विशर वो क्लास ए में यूज़ कर सकते हो, फोम वाला आप क्लास बी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो कॉमन आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशमन यंत्र CO2 प्रकार के और CCl4 प्रकार के होते हैं। तो ये तो होगी जानकारी फायर और फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित, थोड़ा सा हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए चूँकि जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा जानकारी बेसिक ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है जब आप फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र यूज़ करोगे तो किस सीक्वेंस में उसको यूज़ करोगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है PASS, है ना। P से आपका क्या होता है, पुल मतलब खींचना। P से क्या होता है, पुल मतलब खींचना। क्या खींचोगे, जो फायर एक्सटिंग्विशर में जो उसका कवर है ना, उसको पहले आप पुल करोगे, पिन से कनेक्टेड होता है, उसको ओपन करोगे, फिर आप एम करोगे। एम मतलब निशाना लगाना, कहाँ पे आग लगा हुआ है वहाँ पे आप उसको एम करोगे। आप अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो भी आपका उसमें जल को, चाहे CO2 को, चाहे फोम को निकलने के लिए आपकी जो पाइप लगी हुई है उसको आप वहाँ पर एम करोगे। ठीक है, जो उसका ट्यूब है। उसके बाद आपका एस क्या है, स्क्वीज मतलब क्या होता है, दबाना। ठीक है, उसको आप दबाओगे। ठीक है, और उसके बाद एस से क्या होता है, स्विप, है ना, स्विप आउट करना। ठीक है, घुमाना। ठीक है, दबा करके आप उसको घुमाओगे, मतलब पूरे जहाँ भी आग लगी हुई है चारों तरफ आप उसका क्या करोगे, छिड़काव करोगे। तो इस सीक्वेंस में जो है आप फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, पुल, एम, स्क्वीज और स्विप। ठीक है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ये आप याद रखोगे, PASS। ठीक है, चलिए आप इन क्वेश्चन बैंक्स को भारत सरकार के निमी ऑनलाइन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके लिए ही डिज़ाइंड है, आपके ही सुविधा के लिए है। ठीक है, जिसको हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा उस पर डिक्टेट करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए चीज़ों को समझना। चलिए 5S जो है आपका, ये संकल्पना है। मतलब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी संगठन होता है, ठीक है, वो ये आपका जापान के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम जापानीज़ में भी है, लेकिन आपको जापानीज़ नेम नहीं याद रखना है। आपको मैं सिंपल इसके आपको टेक्निकल अपने जो इंडिया में यूज़ होता है उसको मैं बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि
किसी भी जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी मशीनरीज़ हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उनको किस तरीके से हम व्यवस्थित रख के उनका अधिक से अधिक उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और कम से कम उसका जो है उससे जो हमारा जो है वेस्ट मटेरियल्स मतलब जो उसको उससे कम से कम वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हों या वेस्ट मटेरियल्स का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, है ना? उनको हमको कैसे अलग करना है। तो कुल मिला-जुला कर हमारे मतलब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अपने घर का ही, जैसे आप साफ़-सफ़ाई करते हैं ना घर में अपने, ठीक है? जैसे कोई भी चीज़ आपने रखा है, मान लीजिए आपने अपने किचन में रखा हुआ है, नमक रखा हुआ है, ठीक है? हल्दी पाउडर रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे ईज़िली सब चीज़ एक्सेसिबल हो आपके लिए, मतलब सब चीज़ आपको मिल जाए, आप ये क्या करोगे उस पे टैगिंग कर दोगे, ठीक है? तो ठीक इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज़ में भी या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में भी, जैसे आप अपने कॉलेज में ही जाके देखोगे हर चीज़ का लैब का नाम अलग से लिखा होता है, सारे इक्विपमेंट्स उस पे व्यवस्थित वहाँ पे लगे होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में चीज़ों को व्यवस्थित करके रखने के लिए उनका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए, ठीक है, हम जो है 5S संकल्पना जो है उसको डेवलप किया गया है जापान के द्वारा। अब इसका जो है सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, जो अभी यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए 5S की अगर बात हम करते हैं, 5S, तो पहला आपका क्या आता है? सॉर्ट। फाइव एस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है सॉर्ट, दूसरा आपका आता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा आपका क्या आता है? साइन, चौथा आपका क्या आता है? स्टैंडर्ड। थोड़ा सा जगह कम पड़ा है, चलिए हम उसको अलग से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? देखिए 5S, पहला मैंने क्या बोला? शॉर्ट, दूसरा क्या बोला मैंने? सेट इन ऑर्डर, तीसरा मैंने आपको क्या बोला? साइन, चौथा क्या बोला मैंने आपको? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? पांचवा आपका क्या है? सस्टेन, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझिए। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, अलग करना, ठीक है? मतलब जो चीज़ें आपके उपयोग की हैं आप उनको अलग कर लेंगे, और जो चीज़ उपयोग की नहीं है वो क्या हो जाएंगी? स्क्रैप हो जाएंगी, ठीक है? अलग हो जाएंगी, आप उनको उनको रखने से फ़ायदा नहीं, जो आपके काम का नहीं चीज़ें हैं, ठीक है? दूसरा आपका सेट इन ऑर्डर, मतलब जो आपके काम की चीज़ें आपने छाँट के रखी हैं उसे आप क्या करोगे? एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। साइन, साइन मतलब आप, साइन का मतलब उसे चमकाना होता है, चमकना, चमकाना, साफ़ सुथरा करना, मतलब आपके जो भी चीज़ें हैं, उपकरण हैं या जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उसको आप क्या करोगे? साफ़ सुथरा रखोगे। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब वही मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का जो है आप एक स्टैंडर्डाइजेशन, उसको आप एक नाम दे दोगे, है ना? कि हर चीज़ का ये स्टैंडर्ड है, ये इसका रेटिंग है, ठीक है? ये इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये चीज़ है, ठीक है? जैसे मोटर है तो ये भाई इस कंपनी की बनी हुई है, मान लीजिए किसी चीज़ की बनी हुई है ना? क्रॉम्पटन गिब्स की बनी हुई है, या आप किर्लोस्कर बोल लीजिए, ठीक है? 2 एचपी की है, इतने आरपीएम की है, इतना फ्रीक्वेंसी है उसका, सिंगल फेज़ है, 2 फेज़ है, 3 फेज़ है ना? ये आप सब उस पे नेम प्लेट आपके लगा भी रहता है। सस्टेन, सस्टेन मतलब क्या होता है? एक आप डिसिप्लिन में, मतलब एक अनुशासन में इन सब चीज़ों को कायम रखेंगे। सस्टेन का मतलब क्या होता है? कायम रखना, ठीक है? तो शॉर्ट मतलब छाँटना, क्रम में व्यवस्थित करना, साफ़ सुथरा रखना, उसका नामकरण करना, मानकीकरण इसको बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण, सस्टेन मतलब उसको क्या है? आप हमेशा बना के रखोगे सब चीज़ों को, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये डिस्कशन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होगा, देखिए अब आपने देखा कि जो चरण स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा नंबर था ना स्टैंडर्डाइजेशन, तो चतुर्थ चरण आपका हो जाएगा, ठीक है? पहला शॉर्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवा सस्टेन, ठीक? चलिए बेसिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ।
मेन जो आपका मोटो है मेरा कि आपको क्लियर है चीज़ें। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ठीक है, आपको पता है कि आपका जो राउंड नोच प्लायर होता है वो तार के हुक और लूप नुमा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, यूज़ तो वैसे हम सब कर सकते हैं, सब हर प्रकार के प्लायर से हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आपका कौन सा टूल है? राउंड नोच प्लायर। ठीक है, पिंसर का उपयोग क्या होता है? पिंसर का उपयोग जो मेन होता है, ठीक है, होता है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। ठीक है, लकड़ी में से पिन और किलो को निकालने के लिए पिंसर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कुछ खास नहीं है चीज़ इसमें। ठीक है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? अब जैसे आपका सड़क पे सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अब समझ सकते हैं कि इसमें आपको कोई ना कोई सूचना दिया हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई सूचना दिया हुआ है। सूचना क्या है ना? ये जो आपका उसका बेस लाइन बनाया हुआ है, तो आप इसको आवश्यक चिन्ह में रखोगे। ठीक है, आवश्यक चिन्ह में आप इसको रखेंगे। ठीक है, मैंडेटरी साइन में रखेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ गया ये वाला पेज है? ठीक है, ये आपका जो है सड़क पे जो सुरक्षा चिन्ह लगा हुआ है, ये आपके लिए आवश्यक मैंडेटरी साइन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 9। जो आपका वार्निंग सिंबल होता है, ठीक है, उसके पीछे भाग, कभी कभी आपसे देखिए कलर भी पूछ देता है। जैसे आप देखोगे कि जो सचेतक चिन्ह होते हैं, जो आपके वार्निंग सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो बैकग्राउंड रहेगा वो पीला रहेगा। क्या रहता है? बैकग्राउंड पीला रहता है। ठीक है, पीला कलर का ये रहेगा। ठीक है, और इस पर आपके काले कलर से चिन्ह बना रहेगा। ये पूरा बैकग्राउंड पीले से रंगा रहेगा। मेरे पास पीला पेन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से रहेगा ट्रायंगल में, और इसमें आपका क्या है? काले से चिन्ह बना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा सिंबल बना हुआ है कुछ, ठीक, या कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, इसमें कुछ चिन्ह बना हुआ है ऐसे मान लीजिए डेंजर का। ठीक है, ऐसा बना होता है ना डेंजर का सिंबल। तो ये जो इसका बैकग्राउंड होता है, ये कलर क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, और काले से ये चिन्ह से बना होता है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें क्या बताओगे कि येलो होता है, पीला होता है। ठीक है, पश्च भाग जो वार्निंग सिंबल होता है, जो सचेतक चिन्ह होता है, उसका रंग पीला होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद्युत में लगी, अभी आपको मैंने बताया विद्युत उपकरण में जो आग लग जाता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CCl4 टाइप का। इसे हम क्या बोलते हैं? CCl4, हैलॉन टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, CCl4 विद्युत उपकरण लगी आग के लिए हम हैलॉन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? सिंपल सा बात है, आप देखिए ऑप्शन में, पुनर्चक्रण नहीं होगा, खाद डाल नहीं होगा, भस्मीकरण, उसको जला देना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तभी तो उसमें जब उसको जलाओगे तभी उसको जो है अपशिष्ट पदार्थ को निपटाने के लिए तो रिसाइकलिंग भी है। ठीक है, खाद में भी डाल सकते हो। ठीक है, वेस्ट कंपैक्शन है, लेकिन आपका जो उसमें पूछा जा रहा है कि गर्मी पैदा करता है, तो वो भस्मीकरण है, इंसिनरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, क्या होता है? जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं भी काम करने जाएंगे, तो जो सुरक्षात्मक, जो व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं, जिसको हम PPE बोलते हैं, उसे PPE किट बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, अब धुएं सुरक्षा के लिए हमको देखिए, अब उसमें आपका एप्रॉन भी आएगा, गूगल भी आएगा, ईयर मास्क भी आएगा, नोज मास्क भी आएगा, हेलमेट भी आएगा, सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? धुआं अगर है ना,
धुएं से सुरक्षा हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, नोज मास्क को लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी सही होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, सभी को पता होगा, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया मानक है। इसी मानक पे आपके सभी जो भी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं इलेक्ट्रिकल में, जो भी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सुरक्षा नियम हैं, ठीक है, उसको प्रपोज करते हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, भारी भार और उपकरणों को उठाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, विंचेस, दूसरा है आपका क्रेन एंड स्लिंग्स, लेयर्स एंड रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ज़्यादा आपका जो भारी उपकरण आप उठाने के लिए उपयोग करोगे आज के डेट में, आपको पता है क्रेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्रेन एंड स्लिंग्स का उपयोग करोगे आप, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, ठीक है, आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है, हम क्या करते हैं उसमें जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ठीक है, रिमूवल फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक है, हम फ्यूल एलिमेंट को, ठीक है, क्या करते हैं, आग से अलग कर देते हैं, ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, विच व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी? पीपी का नाम क्या है? ये जो आपको किट दिखाया गया है, ये आपका देखिए नोज मास्क नहीं है, हेड शील्ड भी नहीं है, फेस शील्ड भी नहीं है, ये हैंड स्क्रीन है, क्या है, हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन है, हाथ में जब भी हम कोई हीट के सामने कोई भी कार्य करते हैं ना, ज़्यादा हीट, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाथों में हम इसको पहन लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? कौन सा अच्छा हो सकता है? ज़्यादा अच्छा आपका क्या होता है, पुनर्चक्रण कर देना, ठीक है, अपशिष्टों का पुनर्चक्रण कर देना, ठीक है, जिससे हमारी ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा की वजह, क्योंकि हम फिर से उसको उपयोग कर सकते हैं, किसी और भी रूप में हम उपयोग कर सकते हैं उसको, उसका रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है, उसको वेस्ट खराब करने से अच्छा है कि हम उसको क्या करते हैं, उसका पुनर्चक्रण करते हैं, ठीक। चलिए बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? देखिए आपको पता है कि जब भी किसी आदमी को झटका लगता है, विद्युत झटके लग जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी विधियाँ, जैसे कि मैंने उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए जो फर्स्ट एड उपचार होता है, कई सारी विधियाँ आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हम बोलते हैं सिल्वेस्टर मेथड है, ठीक है, दूसरा आपका सेफर्स मेथड है, तीसरा आपका है माउथ टू माउथ, आप उसको सांस देते हो, है ना, फिर माउथ टू नोज़ है, ठीक है, ये सभी बेसिक, टू नोज़ मुंह से आप उसके नाक में हवा भरते हो, तो ये बेसिक आपके जो हैं, किसी व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लग जाए तो प्राइमरी जो है उसकी विधि होती है उसको फर्स्ट एड देने की, मतलब जब तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जब तक आप डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर आ रहा है उस जगह पर, जब तक के लिए। तो देखिए जो सिल्वेस्टर विधि होती है उसमें अगर आदमी के, है ना, सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि अगर आदमी के, उसमें आदमी को हम क्या करते हैं, पीठ के बगल लिटा देते हैं, ठीक है, पीठ के बगल मतलब पीठ की तरफ,
चूँकि उसकी छाती और में घाव आए रहते हैं। सेफर्स मेथड में हम क्या करते हैं, चूँकि उसके पीठ में घाव आता है तो उसको हम क्या करते हैं, छाती बगल लिटा देते हैं। ठीक है, मुँह से मुँह विधि, जैसे कि अगर वो चोट ज़्यादा है, ठीक है, हम उसको छाती की विधि, छाती की तरफ भी नहीं लिटा पा रहे हैं, पेट की तरफ भी नहीं लिटा पा रहे हैं, तो हम उससे अपने मुंह से उसके मुंह पे कोई स्वच्छ कपड़ा या रुमाल रख करके उससे सांस भरते हैं, ताकि जो है उसका जो भी सांस लेने का जो सिस्टम है वो चलता रहे, जारी हो जाए। ठीक है, या मुंह से नाक में भी हम हवा भरते हैं, है ना। तो इन विधियों में हम उसके नाक पे या मुंह पे रुमाल रख देते हैं। अगर उसके मुंह में कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ खा के रखा है, ठीक है, तो भी हम उसके अलग कर देते हैं। तो ये सभी क्या आती हैं, कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा छाती और पेट में चोट हो तो उसमें हम नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर छाती में लगा हो तो हम उसको क्या करेंगे, पीठ के बगल लिटाएंगे, तो जो सिल्वेस्टर मेथड भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो इसलिए हम ऑप्शन डी लगाएंगे। क्योंकि सेफर्स मेथड में क्या होता है, सेफर्स मेथड में आप क्या करते हो, उसको अगर उसके देखिए सिल्वेस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, उसको पीठ के बगल लेटाते हैं, यानी छाती और पेट में चोट हो अगर, और अगर पीठ में चोट है तो उसको छाती बगल लेटाएंगे, जिसे हम सेफर्स मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर छाती और पेट में चोट हो तो पीठ की बगल लेटाने के लिए सिल्वेस्टर मेथड होना चाहिए, पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका, थोड़ा सा डिस्कशन हमने कर लिया कृत्रिम श्वसन की विधियाँ जो हैं। किस प्रकार के, अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा क्या है, बायोलॉजिकल जैविक नुकसान जो होता है वो क्या होता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे होते हैं, संक्रमण जिससे फैल सकता है, बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, तो वो इस प्रकार का जो है एक से दूसरे में जो संक्रमण हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संक्रमण हो जाता है, तो जैविक नुकसान होता है, उसको बायोलॉजिकल हजार्ड बोलते हैं। इस प्रकार से जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे होते हैं, ठीक है, और संक्रमण फैलता है। ये आपका, ठीक है, आपको पता ही है पिंसर है ना, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, इसको हम लकड़ी से गिले निकालने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 20 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम और कल से कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, अगर ये डिस्कशन सही लग रहा है, आप लोग को लगता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो आप लोग जरूर बताइए व्हाट्सअप से। ठीक है, और इसको एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएँ और आपको और भी क्वेश्चंस के आइडिया मिल लग जाए। ये सिर्फ आपका क्या है, आपको आइडिया देगा क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, भारत स्किल के पोर्टल पे आप जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।